तक तो ताइवान का नंबर था, लेकिन अब यहाँ पर जापान को क्यों घेर लिया है चाइना ने और टेंशन को बढ़ा दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ अदानी ने कोलंबो प्रोजेक्ट से अब अमेरिका से मदद लेने से इनकार क्यों कर दिया है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ताइवान के अधिकारियों का कहना है कि चीन का एक कदम जापान के करीब सैन्य अभ्यास की तरह है। हालांकि चीन ने अब तक इस बात की पुष्टि नहीं की है कि वह इस क्षेत्र में युद्धाभ्यास कर रहा है या नहीं कर रहा है। ताइवान के रक्षा मामलों से जुड़ी प्रेस ब्रीफिंग को संबोधित करते हुए एक अधिकारी ने कहा कि बीजिंग के अभियान न सिर्फ ताइपे को निशाना बना रहे हैं, बल्कि वह क्षेत्र में मौजूद देशों को भी अपनी क्षमता दिखाने की कोशिश है, खासकर जापान और फिलीपींस को, ताकि वह ताइवान की रक्षा के लिए आगे न आए। रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता सुन ली फेंग ने कहा कि चीन की ओर से मौजूदा समय में नौसैन्य तैनाती उसके बीते 4 युद्धाभ्यासों से ज्यादा है। उन्होंने कहा कि ताइवान के आसपास के क्षेत्रों में आवाजाही रोकने के साथ ही चीन पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में 2 दीवारें बना रहा है। ताइवान के हवाई रक्षा पहचान क्षेत्र के पूर्वी छोर और प्रशांत महासागर में एक और जगह बड़ी संख्या में पोतों को तैनात कर रहा है। उन्होंने आगे कहा कि इन 2 दीवारों के जरिए चीन साफ संदेश दे रहा है, ताइवान जलडमरू मध्य हमारा क्षेत्र है और इसके आसपास के मुद्दे चीन की सेना, पीपुल्स लिबरेशन आर्मी और देश की सरकार संभालेगी। गौरतलब है कि ताइवान अपने आसपास चीनी युद्धाभ्यासों के मद्देनजर टकराव की स्थिति के लिए तैयारी कर रहा है। पिछले महीने ताइवान के राष्ट्रपति लाई चिंगते के प्रशांत क्षेत्र में दौरे के बाद से ही चीन भड़का हुआ है। ताइवानी राष्ट्रपति का ये विदेश दौरा अमेरिका के गुआम क्षेत्र और हवाई तक था। खैर, यहाँ पर अमेरिका को उसके अधिकारी भी डरा रहे हैं और अमेरिका को ये कह रहे हैं कि देखिए, अगर आप पैसिफिक क्षेत्र में जा रहे हैं तो पैसिफिक क्षेत्र में चाइना को आप हरा सकते हैं। अमेरिकी इंडो पैसिफिक कमांडर एडमिरल सैमुअल पापारो ने प्रशांत क्षेत्र में चीन को हराने की अमेरिकी सेना की क्षमता पर भरोसा जताया है। हालांकि चेतावनी भी दी है कि चीन पर अमेरिका की टेक्नोलॉजी बढ़त तेजी से कम हो रही है। बता दें, सैमुअल पापारो शनिवार को रीगन डिफेंस फोरम को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने अमेरिका को चीन पर अपनी टेक्नोलॉजी बढ़त बनाए रखने की आवश्यकता पर भी जोर दिया है। उन्होंने सुधार के लिए 2 प्रमुख क्षेत्रों पर प्रकाश डाला है। पहला, मिसाइल टेक्नोलॉजी को बढ़ाना और दूसरा, सुरक्षित संचार नेटवर्क विकसित करना जो साइबर हमलों का सामना कर सके। उन्होंने आगे कहा कि अमेरिका अपने एडवांस क्रूज मिसाइल प्रणाली से लंबी दूरी और मुश्किल लक्ष्यों को निशाना बनाने में समझ रखता है। प्रत्येक प्रक्षेपण की लागत $10 लाख से अधिक है। इसके उलट ड्रोन जो निर्माण और विकास के लिए अपेक्षाकृत सस्ते हैं, कंप्यूटर के माध्यम से अग्रिम मोर्चे पर लड़ने के लिए दूर से कंट्रोल किया जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पापारो ने कहा कि रूस और उत्तर कोरिया इस बात पर सहमत हो गए हैं कि मॉस्को यूक्रेन के खिलाफ जंग में मदद के लिए प्योंगयांग द्वारा सेना भेजने के बदले में 4थी पीढ़ी के मिकोइंग MiG-29 और सुखोई 27 लड़ाकू जेट उपलब्ध कराएगा। पापारो ने कहा कि प्योंगयांग ने मॉस्को के बजाय उत्तर कोरियाई सैनिकों को यूक्रेन भेजने का प्रस्ताव रखा था। उन्होंने कहा था कि शर्त इसलिए रखी गई क्योंकि प्योंगयांग मॉस्को से बैलिस्टिक मिसाइल, पुनः प्रवेश टेक्नोलॉजी और पनडुब्बी से संबंधित टेक्नोलॉजी भी प्राप्त कर सके। कमांडर के अनुसार उत्तर कोरिया ने 31 अक्टूबर को एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया जो 7000 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंच गई। उन्होंने कहा कि भले ही प्योंगयांग अमेरिका तक पहुंचने के लिए पर्याप्त रेंज वाली लंबी दूरी की मिसाइलों का परीक्षण जारी रखे हुए है, अमेरिका को अभी तक इस बात के सबूत नहीं मिले हैं कि उत्तर कोरिया ने परमाणु हथियार रखने वाले पुनः प्रवेश वाहनों के निर्माण के कठिन कार्य में महारत हासिल कर ली है और जो अंतरिक्ष से 7 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से लौटते समय वायुमंडलीय प्रतिरोध और ताप का सामना कर सकते हैं। इससे समझने में मदद मिल सकती है कि परीक्षण क्यों जरूरी है। उन्होंने आगे कहा कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग अपने सैन्य नेताओं को 2027 तक ताइवान पर कब्जा करने के लिए तैयार रहने का काम दिया था। भले ही अमेरिकी सैन्य भागीदारी हो, लेकिन उस वर्ष या किसी विशेष वर्ष पर हमला करने के निर्णय को नहीं दिखलाता है। खैर, अब यहाँ जापान भी फंसता हुआ नजर आ रहा है। जहाँ एक तरफ ये सारा सीन चल रहा है,
तो वहीं देखने को मिल रहा है अमेरिकी कोर्ट में रिश्वत देने के आरोपों का सामना कर रहे गौतम अदानी ने एक काम से अपने हाथ पीछे कर लिए हैं। अदानी ग्रुप की कंपनी अदानी पोर्ट्स ने कहा है कि वो श्रीलंका में अपने एक पोर्ट प्रोजेक्ट में अब अमेरिका की मदद नहीं लेगी। कंपनी ने कहा है कि वो इस प्रोजेक्ट के लिए अपने ही संसाधनों का इस्तेमाल करेगी। अदानी ग्रुप की कंपनी अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन श्रीलंका में कोलंबो वेस्ट इंटरनेशनल टर्मिनल प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। इस प्रोजेक्ट के लिए कंपनी की अमेरिकी कंपनी यूएस डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन के साथ $553 मिलियन के लोन की बातचीत चल रही, लेकिन अब अदानी पोर्ट ने लोन के इस रिक्वेस्ट को वापस ले लिया है। APSEZ DFC के बीच $553 मिलियन के लोन की डील पिछले साल नवंबर में हुई थी। DFC के प्रवक्ता ने बताया कि लेन देन को 2023 में मंजूरी दी गई थी, लेकिन कोई धनराशि वितरित नहीं की गई थी। मंजूरी के बाद स्थिति की समीक्षा की जा रही थी। इकोनॉमिक्स टाइम्स के मुताबिक अदानी पोर्ट्स ने मंगलवार देर रात इसकी जानकारी स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में दी। कंपनी ने कहा कि उसने DFC में फंड का अपना अनुरोध वापस ले लिया है। कंपनी ने कहा कि वह इस प्रोजेक्ट के लिए अब आंतरिक संसाधनों का इस्तेमाल करेगी। इसके लिए इंटरनल सोर्स और कैपिटल मैनेजमेंट रणनीति अपनाई जाएगी। कंपनी के मुताबिक श्रीलंका में CWIT प्रोजेक्ट का काम तेजी से चल रहा है। यहाँ नए टर्मिनल का काम चालू है। इसके अलावा अगले साल की शुरुआत तक चालू होने की उम्मीद है। इस प्रोजेक्ट का निर्माण अदानी पोर्ट्स और श्रीलंकाई ग्रुप जॉन किल्स होल्डिंग की ओर से किया जा रहा है। इसके लिए अदानी पोर्ट्स ने श्रीलंका पोर्ट्स अथॉरिटी और जॉन किल्स होल्डिंग के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर भी किया है। ये प्रोजेक्ट सितंबर 2021 में शुरू हुआ। इसका उद्देश्य कोलंबो पोर्ट की क्षमताओं का विस्तार करना है। CWIT श्रीलंका का सबसे बड़ा और सबसे गहरा टर्मिनल होगा। इसकी लंबाई 1400 मीटर और गहराई 20 मीटर की होगी। कोलंबो पोर्ट हिंद महासागर में सबसे बड़ा और सबसे व्यस्त ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है। इसकी क्षमता को देखते हुए इसके विस्तार की जरूरत समझी गई। इस नए टर्मिनल की वार्षिक कार्गो हैंडलिंग क्षमता 32 लाख से अधिक होने की संभावना है। वैसे आपको बता दूं, श्रीलंका के साथ अभी तो भारत के रिश्ते अच्छे ही हैं और श्रीलंका यहाँ भारत के साथ कंटिन्यू भी कर रहा है इस प्रोजेक्ट को लेकर। न सिर्फ इतना बल्कि श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा दिसानायके भारत आ रहे हैं और भारत के बाद फिर ये चाइना के लिए रवाना करेंगे। अनुरा दिसानायके के भारत आने से पहले यहाँ डोनाल्ड लू पहुंचे थे और डोनाल्ड लू ने यहाँ पर बैठकें भी की है। अनुरा दिसानायके के आने के बाद माना जा रहा है कि देखने वाली बात होगी कि भारत के साथ कैसे रिश्तों को अच्छा रखता है। अभी तो फिलहाल यही देखने को मिल रहा है कि श्रीलंका भारत के साथ अच्छा रिश्ता बनाए रखना चाहता है। इसके लिए श्रीलंका ने भारतीय मछुआरों को जो पकड़ा था वो भी 21 मछुआरों को इन्होंने छोड़ा है और इसके साथ साथ अभी किसी भी प्रोजेक्ट से बाहर नहीं किया है, न ही भारत के साथ किसी प्रोजेक्ट को लेकर किसी तरह की बात हुई है। अनुरा दिसानायके के साथ उम्मीद है कि भारत के संबंध अच्छे ही रहेंगे। अब आने वाले समय में जियोपॉलिटिक्स किस तरफ से मुड़ती है वो देखने वाली बात होगी। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत यहाँ पर श्रीलंका में अपनी रणनीति को बना पाएगा या फिर मुश्किलें ज्यादा आएंगी भारत के पास? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।